हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वैसे तो स्टैट्स के ऊपर और भी बहुत सारी सीरीज है, जैसे सेमेस्टर 2 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम स्टैट्स के अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सेमेस्टर फर्स्ट की सीरीज है तो यहाँ पे हम स्टैट्स के बिल्कुल जो बेस वाले टॉपिक होते हैं ना उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हम 11 लेसन कवर करेंगे, जहां पे हम पूरे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। मतलब 11 चैप्टर जो है ना वो इस सीरीज में कंप्लीट करवा दूंगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो जो लेसन नंबर 1 है वो हमारे पास है क्या यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई जो लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो भैया पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है और सैंपल का मतलब क्या होता है। वैसे तो बोलोगे कि भैया पॉपुलेशन का मतलब तुम्हें पता है, लेकिन मैथ्स में पॉपुलेशन का मैथ्स में बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में पॉपुलेशन का मतलब अलग होता है, लेकिन स्टैट्स में पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं स्टैट्स को पढ़ने की, तो हम स्टैट्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि डाटा को ना एक अच्छे फॉर्म में अरेंज कैसे करते हैं, करेक्ट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समराइज कैसे करते हैं। वो सब जो हम चीजें सीखते हैं ना, कहां पे सीखते हैं? स्टैट्स के अंदर ही सीखते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं का सर्वे करना है, ठीक है, मतलब आपकी कोई सोसाइटी है, आपको वहां पे जाकर उसका सर्वे करना है, तो अगर आप उसका सर्वे करने गए तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ना वहां पे जाके थ्योरी करेक्ट करके आ जाए कि जी ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी के इतने लोंडे हैं, मतलब इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, ठीक है, ये इनका एजुकेशन ये है, इनकी इनकम इतनी है, और अपना बिल्कुल जो ना पैराग्राफ की फॉर्म में बना के आ गए बिल्कुल मस्त तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप उसे सामने वाले को पढ़ने के लिए बोलोगे ना, या फिर सामने वाला जब उस डाटा को रीड करेगा उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अरे क्या रद्दी तरीके से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि लोगों को पढ़ने में यूं ही नहीं मजा आता, और आपने तो पूरी थ्योरी बना रखी हुई है। और ये तो मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 30 या 50 पेज लग जाएंगे जब आप इतने सारे डाटा को कलेक्ट करोगे। मतलब जब आप इतने सारे डाटा को इकट्ठा करके जब कलेक्ट करके रखोगे वहां पे, तो क्योंकि इतने सारे घर हैं तो वो पूरा का पूरा ना एक किताब बन जाएगी। अब उसे पढ़ने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम उसी डाटा को स्टैट्स की फॉर्म में अरेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना इजी हो जाएगा ना। हमने कुछ ग्राफ बना लिए, कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कुछ हिस्टोग्राम, ठीक है, कुछ पाई चार्ट, अलग अलग तरह का स्टैट्स यूज करके हम लोगों ने जो है वो डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो सामने वाले को टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, पढ़ने में इजी भी होगा, उसे मजा भी आएगा उस डाटा को पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो स्टैट्स जो है वो इसलिए बनाया गया है कि रॉ डाटा को कैसे एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि जब हम किसी भी सामने वाले को डाटा पढ़ने के लिए बोले तो उसको इजीली समझ में आ जाए और उसे बिल्कुल भी बोरियत महसूस ना हो उसे पढ़ने में। तो इस चीज के लिए जो है ना वो स्टैट्स जो है वो डेवलप की गई थी। क्योंकि स्टैट आज की डेवलपमेंट नहीं है, बहुत पहले से, मतलब एंशिएंट टाइम जो है ना, जब हम यहाँ पे मोनार्कीज थी इंडिया के अंदर भी, तब से भी स्टैट्स जो है वो चल रहे थे। क्योंकि सारा खेल किसका है? डाटा का ही है। अब यहाँ पे समझते हैं। तो अब बात है कि भाई पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला बेबी कि अगर आपको अपनी सोसाइटी के अंदर सर्वे करना है हर एक घर का, तो जो आपकी सोसाइटी के सारे लोग हो गए ना वो क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पॉपुलेशन। यानी कि स्टैट्स के अंदर हम पॉपुलेशन उस टर्म के लिए यूज करते हैं, उन लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे हमें जिनके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सैंपल की, तो इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मान लो कि आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी है, ठीक है, यानी कि जहां पे मैं मान सकता हूं कि 500,000 घर हैं, तो आपके लिए एक एक घर में जाना क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लोग रखने पड़ेंगे, पैसा लगेगा। ठीक है, तो हर एक चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए लोग पता क्या करते हैं कि भाई अगर 500 घर हैं तो हम 500 घर में से ना इसमें से कुछ सैंपल चूज कर लेते हैं। मतलब 500 घर में से हम मात्र 50 घर में सर्वे करेंगे, और उस 50 घर में सर्वे करके उसे कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का सर्वे मान के रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं सैंपल सिस्टम, कि आपने पूरे में से कुछ सैंपल निकाल लिया, ठीक है, और उनके ऊपर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और उसको पूरी सोसाइटी के लिए क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज होती है जब हम सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं, और ये मतलब होता है सैंपल का। अब इसकी वजह से हुआ क्या? जब मैं 50 घर में मैं सर्वे करूंगा, अब 500 के बजाय देखो 50 घर में सर्वे करना पड़ रहा है, तो लोग कम चाहिए, कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, टाइम कम लगेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? बेनिफिट हो जाएंगे। लेकिन देखो सबके अपने पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं। जो सैंपल कलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि भाई कुछ डाटा जो है वो अच्छे से सामने ना आ पाए। तो वही चीज है कि भाई
जब हम पूरी पॉपुलेशन पे करते हैं तो हो सकता है डाटा में, और जब हम सैंपल पे करते हैं तो डाटा में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। यानी कि सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो हम डीप में स्टडी करेंगे जब हम पॉपुलेशन और सैंपल को अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल का मतलब क्या होता है, कि पॉपुलेशन किसको बोलते हैं स्टैट्स में और सैंपल किसको बोलते हैं। ठीक है, और वैसे पॉपुलेशन में तो ले चलना, वैसे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, है ना, 140 करोड़ के आसपास हो गए हैं हम लोग, आजादी के टाइम पे सिर्फ 35 करोड़ थे। तो बस पॉपुलेशन में टॉप पे चल रहे हैं, बाकी चीजों का पता नहीं। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कंप्लीट चैप्टर के, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो वो देखते हैं करके। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है इस पॉइंट में, टू गेन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ स्टैट्स क्या होता है, जो आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, कि स्टैट्स को हम जो है डाटा को एक बेकार फॉर्म से, एक रो फॉर्म से अच्छी फॉर्म में ले जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैट्स पढ़ते हैं और स्टैट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो स्टैट्स का मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भाई डाटा कलेक्शन इजी बनाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं वो सब मैं आपको डीप में समझाऊंगा, सारे टॉपिक्स है ना हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब बेसिक जो है ना इस कंप्लीट चैप्टर का वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, अब मैंने एक चीज और करी है कि जैसे जैसे अभी तो होगा टॉपिक वाइज वीडियोस बन जाएंगी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना मैं उसकी कंपाइल करके वीडियो को, मतलब सारी वीडियो फाइल को इकट्ठा करके वो एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो है ना चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि फर्स्ट चैप्टर एक सिंगल वीडियो, सेकंड चैप्टर की सिंगल वीडियो, और उसके बाद जो कंप्लीट सीरीज है उसका एक वन शॉट भी बन जाएगा साथ साथ ही। अब यहाँ देखो दूसरा पॉइंट क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। हमें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए क्वांटिटेटिव डाटा में और क्वालिटेटिव डाटा में। वैसे तो इसको हम अगली वीडियो में ज्यादा देखेंगे, पर फिर भी समझा देता हूँ। देखो कुछ चीजें होती है क्वांटिटी की फॉर्म में, कुछ चीजें होती है क्वालिटी की फॉर्म में। अब क्वांटिटी की फॉर्म में जैसे मान लो हम किसी की एज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मान चलो कि भाई क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो मतलब बिलो 14 हो, कुछ अब 14 हो, तो कुछ होते हैं नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में जो हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर मैं बोलूं कि क्लास 9 में सिर्फ मात्र 35 बच्चे हैं, क्लास 10 में 40 बच्चे हो गए, तो ये भी क्या हो गई, क्वांटिटी की फॉर्म। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, क्वालिटी के बेस पे होती है। जैसे मैं ये बोलूं कि क्लास 10 के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्लास 9 से, क्योंकि जो सीरियस हो चुके हैं, उन्हें पता है बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं कह सकता हूं। तो भाई ये क्या हो गई, क्वालिटी। तो क्वांटिटी होती है कुछ और कुछ क्वालिटी होती है। अब मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो ज्यादा सिंसियर हैं एज कम्पेयर टू क्लास 9। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ये बोलूँ कि भाई ऑनेस्ट ज्यादा है, तो ये सब क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। ऑनेस्ट होना, ठीक है, सिंसियर होना, इंटेलिजेंट होना, ये सब क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो डाटा दो तरीके से होता है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। और स्टैट्स में हम ज्यादातर है ना सिर्फ एक चीज डील करते हैं, क्वांटिटेटिव, क्योंकि स्टैट्स काम करता है नंबरों के साथ। और आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि जी ये तो 10 इंटेलिजेंट है, ये 9 इंटेलिजेंट है, ये 10 नंबर का इंटेलिजेंट, ये 9 नंबर का इंटेलिजेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्वालिटी अलग रखी जाती है, क्वांटिटी अलग रखी जाती है। तो डाटा भी दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और स्टैट्स में हम जनरली क्वांटिटेटिव डाटा को ही मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब आगे समझते हैं तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, टू लर्न अबाउट वेरियस स्किल्स। हमें अलग अलग तरह के स्केल समझने पड़ेंगे ऑफ मेजरमेंट। यानी कि हम जब बात करते हैं मेजरमेंट के, अलग अलग स्केल्स यूज करते हैं ना जनरल लाइफ में भी। सपोज करो अगर हमें कोई कपड़ा खरीदना है, अगर छोटा मेजरमेंट कपड़ा चाहिए तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और बड़ा चाहिए मीटर में ले लेते हैं, और बड़ा चाहिए किलोमीटर में ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम अलग अलग मेजरमेंट स्केल रखते हैं हर एक प्लेस पे, हर एक जगह पे। ठीक है, तो इसलिए हमें ना यहाँ पे स्टैट्स के अंदर अलग मेजरमेंट स्केल का पता होना चाहिए, जो हम डिस्कस करेंगे भी। फॉर एग्जांपल रेशियो हो गया, इंटरवल हो गया, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर्स को बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है, एंड नॉमिनल स्केल्स। तो ये सारे स्केल्स जो है हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ऑर्डिनल स्केल का मतलब यहाँ पे ये होता है एक तरह का कि भाई हम ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दूं, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कि जैसे जैसे हम जो है क्या बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम किसी गुड्स की लगातार कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं भाई वर्कआउट करके घर में गया, अब मेरे को प्यास लगी हुई है ना, तो मैंने एक गिलास पानी पिया, सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा उससे, है ना। लेकिन जैसे ही मैं अगला गिलास पानी पीऊंगा, क्या सेम लेवल रहेगा सेटिस्फेक्शन का, बिल्कुल नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए पानी की नीड क्या थी, बहुत ज्यादा थी, तो उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा था, डिमांड यहाँ पे कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अगला गिलास पानी पिया, डिमांड मतलब उतनी मेरे को मजबूरी नहीं लगी पानी पीने की, या फिर इतनी मेरे को वो भी नहीं थी, डिजायर भी नहीं था मेरे अंदर, तो इसलिए ना उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। उसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर यहाँ पे।
कि पहले से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, उससे फिर अगले वाले गिलास से कम मिली, उससे अगले वाले गिलास से क्या मिलेगी और कम मिलेगी, फिर हो सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन आ जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनल। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई एंड कॉम्प्रीहेंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिकल पॉपुलेशन एंड सैंपल। कि भाई स्टैटिकल पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वैसे तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बता चुका था जब मैं आपको चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस कर रहा था कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी जहां भी आपको सर्वे करने के लिए बोला गया है, या फिर जिन भी लोगों पे आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, आप सबका डाटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में सेंसस होता है ना भाई, जनगणना होती है, ठीक है, हर 10 साल में एक बार। तो जनगणना जो है ना वो पब्लिक के हर एक पर्सन पे, हर एक फैमिली पे की जाती है। तो वो क्या हो गया कि जब उस टाइम हमारा पूरा देश ही क्या बन जाता है, पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम उसको भी सैंपल के अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर गवर्नमेंट उसे भी सैंपल के अकॉर्डिंग करेगी, ताकि कॉस्ट कम आए, लोग कम लगे, ठीक है, टाइम कम यूज हो, तो उस केस में ना हम उसे बोल सकते हैं कि वो सैंपल पॉपुलेशन का यूज यहाँ पे कर रही है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या आता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस सैंपलिंग टेक्निक्स। कि भाई सैंपलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। कि सैंपल तो हमने कलेक्ट कर लिया है, इसमें आपको क्या बोला कि हम एग्जांपल जैसा कि भाई 500 घर में सर्वे करना था, आपको उसमें से सिर्फ आपने उसमें से 500 घर 50 घर चूज कर लिए। लेकिन आप ये 50 घर रैंडमली चूज नहीं कर सकते, मतलब तरीके होते चूज करने के, रैंडमली भी कर सकते हो, ठीक है, पर और भी तरीके होते चूज करने के। तो वो हम समझेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम जो है वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स थ्रू डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमें समझना पड़ेगा कि वो दो अलग जो ब्रांचेस है स्टैट्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होती हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या होती हैं। अगर मैं रिटन फॉर्म में बोल दूं किसी स्टैट को तो डिस्क्रिप्टिव मानी जाती है, और अगर हम बोलते हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ वहां पे अपनी मैथमेटिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो उसको हम जनरली इन्फ्रेंशियल स्टैट्स बोल देते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे भी इसी अलग से। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रीड आउट करनी है, कौन कौन चीजें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट आए। अब चालू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलो देखते हैं स्टैट्स वर्ड होता क्या है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो स्टैट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, यानी कि स्टैट्स कहां से डिराइव हुआ है, स्टेटस से, ठीक है। अब स्टेटस का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ फिगर्स दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप होते हैं, या तो नंबर्स का या फिर फिगर्स का, जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटरेस्ट की, यानी कि कुछ काम की बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा हम सब लोग कहीं ना कुछ डाटा रीड जरूर करते हैं, लेकिन क्या जब वो हमारे इंटरेस्ट को हम पढ़ेंगे, अगर वो हमारे काम करने हम पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वही चीज है। तो स्टैट्स में हम ऐसे कुछ नंबर्स यूज करते हैं, कुछ फिगर्स यूज करते हैं। ऐसे अपने बच्चों ने सीखा भी होगा, जो आप लोगों को स्टैट पढ़ाती थी स्टार्टिंग में ना 6, 7, 8 में, कि भैया ये कुछ मार्क्स दे दिए, फिर मैडम बोलती थी कि इसको बताओ कि किस बच्चों के मार्क्स कितनी, जैसे 40 मार्क्स किन किन बच्चों के हैं, कितने बच्चों के हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, उसके टैली मार्क्स बनाओ। वो सब किसका कंसेप्ट था, स्टैट्स का कंसेप्ट था। आप लोगों ने पाई चार्ट बनाना सीखा होगा, वो भी किसका कंसेप्ट था, स्टैट्स का था। आपने 9, 10 में स्टैट्स पढ़ी होगी, वहां पे अपने हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ठीक है, वो सारी चीजें बनानी यहाँ पे डिस्कस की होंगी, ठीक है। वो सब किसका कंसेप्ट है, स्टैट्स का कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर्मली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग। अब देखो स्टैट्स का ये सबसे इजी डेफिनेशन है। सबसे पहला क्या था, कलेक्टिंग यानी कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि सही वे में इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे एनालाइज करना, और फिर उसे इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट किसको, मतलब आपने डाटा कलेक्ट किया है तो किसी के लिए कलेक्ट किया होगा, किसी को दिखाने के लिए कलेक्ट किया होगा, तो उसको इंटरप्रेट करना ताकि सामने वाले को इजीली वो इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए उस डाटा के बारे में। तो ये कुछ स्टेप्स आते हैं स्टैट्स के अंदर। सबसे पहले कलेक्शन, फिर उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज करो डाटा को, कि भाई कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, ताकि हर एक चीज जो है वो बड़े तरीके से होती रहे। फिर उसे क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, फिर उसे इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैट्स को यूज कहां पे करते हैं। वैसे तो मैं आपको मेनली बता चुका हूं कि भाई हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं स्टैट्स का यूज किया जाता है। सिर्फ इसलिए यूज होता है स्टैट्स का, लेकिन जो डाटा वगैरह है वो हम जो है वो रिप्रेजेंट करें, तो इजीली रिप्रेजेंट करें ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो चीज, और यही नहीं, इसका अलग ब्रांचेस में यूज होता है, मतलब इंजीनियरिंग में भी यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा रेयरली कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम स्टैट्स यूज नहीं करते। ऐसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, जो हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ रोबस्ट एनालिसिस। तो रोबस्ट एनालिसिस में ये यूज होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, तो प्रोबेबिलिटी तो आप लोग सब लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें भी हम स्टैट्स को यूज करते हुए चलते हैं। रिस्क असेसमेंट इसमें यूज होता है,
ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एरर, कि भाई गलती जो हुई है उसका मेजरमेंट करना, वो भी क्या है, स्टैट्स के जरिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टैट्स का यूज करके की जाती है। स्टैटिस्टिक्स अलाउ क्लिनिकल रिसर्चर्स यानी कि जो भी हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको भी जो है ना कहीं स्टैट्स की सहायता लेनी पड़ती है टू कंपेयर वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जो अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें कैसे वो यूज होंगी। इवेलुएट बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेट थेरेपीज, और यही नहीं, इवेलुएट बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स हैं अल्टरनेट थेरेपीज की, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्या बोलता है कि कई बार आपने सुना होगा कि जैसे कुछ सर्जरी करनी है इंपॉर्टेंट, डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे ना बचने के चांस जो है वो कितना है, 1% है। और 1% कहाँ से आया, डाटा की फॉर्म में, क्योंकि डाटा कलेक्ट किया गया है कि भाई जब भी वो सर्जरी हुई है किसी भी पर्सन की तो वहां पे 100 लोगों में से मात्र और मात्र 1 लोगों की जान बचा पाए हैं वो लोग। और जब इतना हुआ इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं 1% की चांस है कि वो सक्सेसफुली बाहर आ पाएगा, वरना उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस सर्जरी के अंदर। या फिर कोई भी थेरेपीज है उसको प्रीवियसली भी तो अप्लाई किया होगा ना, तो उसके सक्सेस होने के चांस कितने होंगे, फेल होने के चांस कितने होंगे, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे स्टैट्स पे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना वो डाटा की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और उसी की हेल्प से ना वो सब बताते हैं कि किसका सक्सेस रेट कितना है, किसका फेल रेट कितना है। ठीक है, तो वो चीजें आती हैं। अब आगे देखते हैं स्टैब्लिश ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जहां पे एक तरह से ठीक होने के चांसेस मैक्सिमम हो, तो वो कॉम्बिनेशंस भी डॉक्टर जो है ना वो स्टैट्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ढूंढते हैं। Since scope of statistics has broadened and now used a number of practical fields, मतलब प्रैक्टिकल फील्ड्स में अब स्टैट्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, और इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, यानी कि वो स्टैटिस्टिक्स जो हम रियल लाइफ में यूज यहाँ पे करते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या आता है, बस आखिरी टॉपिक है वीडियो का, क्योंकि इसके बाद मैं इस कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, भाई ये जो है ये साइंस भी है और ये हमारे पास क्या है, आर्ट्स भी है। ठीक है, अब समझते हैं साइंस और आर्ट्स कैसे। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो ये साइंस और आर्ट कैसे है, तो पहले बात कर लेते हैं ये साइंस कैसे है। अरे भाई हम लोगों ने हमें अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्स के अंदर हमें अलग ग्राफ बनाने सीखने पड़ेंगे, जैसे कि बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, हम वो सब बनाना सीखेंगे। यही नहीं, हम जो है कुछ ना कुछ मैथ्स को यूज करते हैं, जैसे मीन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे, मीडियन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। तो इन सब में क्या चाहिए, ये साइंस की तरह तो हो गया, मतलब जिनको ये चीजें निकालनी नहीं आएंगी, ठीक है, जिनको ये चीज समझनी नहीं आएंगी, ना तो डाटा कभी पढ़ सकता, नहीं वो डाटा कभी करेक्ट कर सकता, ना ही उसे रिप्रेजेंट कर सकता। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह का साइंस हो गया, क्योंकि आपको इस चीज की स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आर्ट्स कैसे है, क्योंकि कई लोग जो है ना उन्हीं टूल्स को बढ़िया तरीके से यूज करना जानते हैं। बड़े तरीके से मतलब क्या, कि एक ऐसा तरीका, मतलब वो अपनी आर्ट्स लगाते हैं कि कैसे मैं सामने वाले को ये टूल जो है वो यूज करके इतना इजी कर दूं डाटा को रीड करना, ताकि वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये सबकी क्या अपनी अपनी आर्ट्स है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नेचर है ना स्टैट्स का, वो साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसीडर्ड एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज अ साइंस सिंस स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर सिस्टमैटिक, क्योंकि टेक्निक क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, एंड हैव ब्रॉड एप्लीकेशन। और यही नहीं, इसका एप्लीकेशन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने सिर्फ ऊपर कुछ फील्ड्स के बारे में बात करी थी जो वहाँ पे मेजरली स्टैट्स को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बाकी फील्ड में यूज नहीं होता है, और भी फील्ड्स में यूज किया जाता है। सॉरी, तो स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यही नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड इन सेम वे एज मेनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और लॉ। और इसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसको ऐसे यूज करते हैं जैसे हमने कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया हो, या फिर कोई लॉ की तरह यूज यहाँ पे किया हो इस चीज को। तो ये सब हो गए कि स्टैट्स को हम साइंस यहाँ पे क्यों बोलते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आल्सो एन आर्ट, इसको हम आर्ट ही बोलते हैं, विच रेफर्स टू स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स, कि हम जो है वो फैक्ट्स को हैंडल कैसे कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि स्टैट्स जो है एक आर्ट भी है, हैंडल कैसे कर रहे हैं फैक्ट्स को, सो एज अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, जैसे कि मैनेज करना, डाटा को प्रेजेंट भी कर सके, ड्राइंग रिलेवेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम डाटा इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट।
ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक आर्ट की तरह भी यूज यहाँ पे करेंगे कि जो भी बस डाटा आया है उससे कंक्लूजन्स निकालना सबके बस की बात नहीं है, उसे अच्छे से मैनेज करना, प्रेजेंट करना, ड्रॉ करना, ठीक है, ये सब भी क्या है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये वही अच्छे से कर पाएगा जिनको वो टूल्स, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो यूज करने अच्छे से आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा के साथ कि डाटा जो है वो किस प्रकार का होता है, मतलब किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं किसी भी रॉ फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ फिगर्स लिखी हैं, जिसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ये डाटा नहीं है जो फोन पे इंटरनेट है ना, खत्म होते हैं रोना शुरू कर देते हो, अरे इंटरनेट खत्म हो गया, अब रील कैसे आएगी अगली, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे देखेंगे, या फिर किसी का नया ट्रेलर आया है, कोई नई वीडियो आई है तो कैसे देखोगे। तो ये वो वाला डाटा नहीं है। डाटा यानी क्या भाई, मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन से, है ना। तो टाइप्स ऑफ डाटा में पढ़ना है, तो डाटा जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा, दूसरा हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो बना है वर्ड क्वांटिटी से। अब क्वांटिटी को मेजर तो करते हैं ना, जैसे कि सपोज करो हम हाइट को मेजर करते हैं, हम अगर कुछ फ्रूट्स ले जाते हैं हम उसको मेजर करते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ठीक है, हम हाइट को मेजर कर रहे हैं 6 फीट 5 फीट 4 फीट, है ना, जो एक गिट्टे होते हैं 3 फीट के, है ना, तो वो सब। तो ये क्या हो गई, मेजरमेंट स्केल्स हो गई, या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा, ठीक है, जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि नंबर की फॉर्म में हम उसे रख पा रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या बनता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव वर्ड जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है, क्वालिटी से। क्या हम क्वालिटी को नंबर में दे सकते हैं? अब क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कोई ऑनेस्ट पर्सन हो, मैं बोलूंगा कि भाई 2 ऑनेस्ट पर्सन है, राम और श्याम, ये 2 ऑनेस्ट पर्सन है। जो राम है वो 10 ऑनेस्ट है, ठीक है, और जो श्याम है वो 9 ऑनेस्ट है। नहीं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स की फॉर्म में। मतलब ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, इन सबको जो है हम यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ऐसे डाटा जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। तो दो तरह डाटा है, एक तो क्वांटिटेटिव डाटा, दूसरा हमारे पास क्या आया, क्वालिटेटिव डाटा। अब समझते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो हमारे मेजर टाइप हो गए। अब इसके बाद जो है ना हम इनको दोबारा क्लासिफाई करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा के भी और भी प्रकार हो सकते हैं, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। और एक बात तो बता दूं भाई, अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो अब हम समझते हैं आगे। तो क्वांटिटेटिव डाटा, और इसको हम क्लासिफाई करें 2 टाइप्स में। पहला समझते हैं डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या होता है। पहला क्या है, डिस्क्रीट डाटा, दूसरा हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस डाटा। अब समझते हैं डिस्क्रीट डाटा को। तो डाटा विच टेक स्पेसिफिक वैल्यूज आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट डाटा। मतलब ऐसा डाटा जिसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करके सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। डिस्क्रीट डाटा जनरली टेक्स होल नंबर्स। इसमें क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, फाइनाइट एंड काउंटेबल। मतलब ऐसे नंबर जो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, इनको हम यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा के अंदर बोल सकते हैं। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ कहीं पे भी कि मेरे पास जो है 1.5 लैपटॉप्स है। ऐसा हो सकता है कि एक लैपटॉप पूरा दूसरा आधा, नहीं हो सकता है ऐसा, है ना। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी कि ना तो हम उन्हें फ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। बहुत मेरे पास 1.5 मार्कर है, नहीं भाई है, 1 मार्कर हो सकता है, 2 मार्कर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 50, 1000 कितने भी हो सकते हैं। बट क्या मैं बोलूंगा कि पॉइंट में मार्कर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो कुछ चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में, फाइनाइट, काउंटेबल ऐसे नंबर से मेजर कर सकते हैं। उन्हीं को मैं पता क्या बोल के चलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंटीन्यूअस डाटा, क्योंकि भाई कुछ चीजें हम पॉइंटों में मेजर करते हैं, है ना। तो कुछ हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंटीन्यूअस डाटा। तो डाटा विच टेक एनी वैल्यू बिटवीन एन इंटरवल, यानी कि एक ऐसा डाटा जो कोई भी वैल्यू लेता है एक इंटरवल के बीच में। अरे ये वो इंटरवल नहीं है जो मूवीज के बीच में था ना, इसी मत समझ रहे ना। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो, कहाँ पे लिखो, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं रेड मार्कर, देखो बाकी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लैक और ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, रेड मार्कर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करूंगा। तो जहां भी रेड मार्कर का यूज हो रखा है समझ जाना, वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट है जो मैंने वीडियो के बीच में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैं कई बच्चे ये बोलते हैं कि भैया आप साथ साथ क्यों लिख लेते, भाई उसमें आप लोगों का ही टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का ही नुकसान है। आप लोगों को ना पता हो तो इस कंटेंट को, मतलब ये लिखने में ना कम से कम आधा घंटा लगता है, मतलब वीडियो से फालतू टाइम, क्योंकि इसमें सिर्फ ना वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है, आपकी पढ़ाई को इजी करेंगे।
तो इसलिए मैं इसे पहले से ही जो है ना लिख के चलता हूं, ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं वो मैं साथ साथ देता हूं चलता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, हम किसकी बात करें यहाँ पे, इंटरवल की, कि मतलब एक ऐसा नंबर जो इंटरवल्स के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस डाटा का पार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिखा सैलरी 10K to 50K, ठीक है, फिर मैं लिखा 50K to 1 लाख, ठीक है, फिर 1 लाख टू 1.5 लाख, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज। अब जिसकी इनकम 10,000 से 50,000 के बीच में, सपोज करो किसी की इनकम 20,000 रुपए है, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो एक ऐसी वैल्यू जो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आती है, उसको हम किसका पार्ट बोलते हैं, कंटिन्यूअस डाटा का पार्ट बोलते हैं, है ना। आपने जब बचपन में सेटिंग पढ़ी थी 9-10 में, आपने इसे पढ़ा था, किसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स, है ना। आप लोग इसे CI लिख के चलते थे, CI मैथ्स में, फिर FI, है ना, जैसे हम मीन निकालते थे, तो वो चीजें करते थे हम यहाँ पे। तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो भाई फिर आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है ना। तो वो चीज अब आगे समझते हैं, फिर भूल गए होंगे आप लोग। तो इनको क्या बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूअस डाटा का मतलब है कि डाटा विच टेक एनी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बिटवीन एन इंटरवल एज रेफर टू एज अ कंटिन्यूअस डाटा। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं। दिस मींस दैट सच डाटा कैन टेक अप एनी वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि वो डाटा है जो दो नंबर्स के बीच में कितनी भी वैल्यू ले सकता है। सो कंटिन्यूअस डाटा कैन टेक डेसिमल वैल्यूज। तो हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस डाटा जो है वो डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है। भाई 10K और 50K के बीच में, जैसे मान लो वो थोड़ा सा और इजी करते हैं, मान लो मैं ऐसा लिखूंगा यहीं पे 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, मान लो मार्क्स है किसी के, तो भाई किसी के मार्क्स 4.5 भी हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 10.5 भी हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 11.7 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी 5 में ले लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो कुछ नंबर जो है पॉइंटों में भी आ जाते हैं, और उसको हम यहाँ पे कंटिन्यूअस डाटा का पार्ट बोल के चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, फाइंड वैल्यूज भी आएंगी, एंड मे नॉट बी काउंटेबल, कई बार काउंटेबल भी नहीं होता, ऐसी वैल्यूज भी आती हैं। अब चलते हैं आगे, दूसरा जो फॉर्म है, तो ये मैंने दो टाइप पढ़े किसके, क्वांटिटेटिव डाटा के, जो हमारे खत्म हो गए हैं। मतलब मैं आपको पहले से ये समझाया कि क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कंटीन्यूअस डाटा क्या होता है। अब हम समझेंगे दूसरा टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि जहां हम बात करते हैं क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने की। अब यहाँ पे समझते हैं, तो इट रिप्रेजेंट क्वालिटीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर क्या आती है, क्वालिटीज, ये एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ द डाटा। इंफॉर्मेशन लाइक बी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सपोज करो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे कि आपको तो पता ही है ना हमारी गवर्नमेंट्स के बारे में, कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े वादे करके आती है 5 साल में, अब जी हम तो ये कर देंगे, ठीक है, हम तो ये चीजें फ्री कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर देंगे, मतलब इतनी सारी प्रोमिसेस करके आती है, लेकिन पूरे कुछ होते हैं बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, ठीक है। और अभी तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है, अभी भी SSC की, क्योंकि अब सर मेरे से वीडियो जो है तो 2-3 दिन बाद मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, तो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों को पता ही अभी भी कि भाई SSC को लेके कितना बड़ा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है गवर्नमेंट के बीच और टीचर्स के बीच में। टीचर्स को पीट दिया खामा गवर्नमेंट के लोगों ने, है ना, मतलब पुलिस वालों ने पीट दिया या फिर हाथ उठाए गए। तो ये सोचो, देखो आज भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतना बुरा फेज चल रहा है, ठीक है, कि जो टीचर्स बच्चों को लड़ रहे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं अपना हक मांग रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हैं, कि भाई आपने जो भी चीज निकाली, एक तो पहली बात वैकेंसीज यूं ही कम आती है, ठीक है, वैकेंसी कम आने के बावजूद भी, ठीक है, दिक्कतें क्या होती हैं कि उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से वहां पे पूरा ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है। और ये सब फेस क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है, सिर्फ कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, मतलब वो प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे ले नहीं पा रहे। अब इसके चक्कर में नुकसान क्या होता है, किसका होता है, बच्चों का। मतलब एक तो पहली बात वैकेंसीज भी कम, तो जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों की वजह से। और जो टीचर्स जो बच्चों के लिए खड़े होते हैं या फिर जो बच्चे जाते हैं अपना हक मांगने के लिए, उन पे फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना रोब झाड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, मारते पीटते हैं। जो भी दिक्कतें हैं वो आप लोगों को दिख ही रही है, सारी चीजें वायरल हो रखी हैं इस टाइम पे। तो काफी गलत चीजें लगती हैं मुझे कि भाई, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूं और टीचर भी हूं, तो वो चीज देख के ना दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल, कि क्या चीजें चल रही हैं। अब कल को बच्चों का, अब देखो जैसे एग्जाम आने वाला है CGL का भी, ठीक है, अब जो बच्चे उसके लिए सोचा तैयारी कर रहे होंगे उनका दिल भी टूट गया होगा, जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका मन भी नहीं करता होगा पढ़ने का, कि भाई अब कैसे पढ़ें आगे जाके, तो पता नहीं लग रहा कि वैकेंसीज जो हैं अब जॉब लगेगी भी नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा उस एग्जाम में। इतने छोटे से एग्जाम में तो चीजें हुई अच्छे तरीके से, उस एग्जाम में कैसे होगी।
ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा मैं इस फाइल को हटा दूंगा, बस मैं समझा रहा हूँ कि किस किस तरह की चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जो है ना वो भी किसका पार्ट बनता है, कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव डाटा का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज है, और मेरे हिसाब से ना अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि किसमें से आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते होंगे, तो उन्हें पता होगा किस किस तरह की दिक्कतें जो है यहाँ पे चल रही हैं, और कुछ भी रिजोल्व नहीं हो रहा, कोई भी इशू रिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। और हो सकता है आने वाले टाइम में वो दिख भी जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है और भी एग्जाम्स होने में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो कभी कभी ये लगता है कि बस कुछ नहीं हुआ, पहले अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार करके बैठे थे, अब जो हमारे ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में किसी वजह कोई चेंज नहीं आ रहा। हर 5 साल के बाद एक नए वादे आ जाते हैं, और 5 साल के बाद वो दोबारा वादे वही सपने जगाए जाते हैं, वो पूरे कभी भी नहीं किए जाते। सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, गवर्नमेंट को भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तो आगे देखते हैं, तो ये चीजें हैं। तो अभी समझते हैं इंफॉर्मेशन लाइक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन जो है, अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर ली हमने कि वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन की जो चीजें सोच होनी चाहिए या फिर जो भी फीचर्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे फीचर्स यानी कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को एसेट बनना है, ठीक है, कि वो कंट्री के लिए एसेट है, सोसाइटी के लिए एसेट है, तो उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल के चलते हैं। तो ये सब क्या है, क्वालिटीज हैं। तो ये सब किसका पार्ट होने हैं, क्वालिटी डाटा का। फेस्ड बाय प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर्स एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम जो वर्कर फेस कर रहे हैं उसको भी आप नंबर्स में नाप नहीं सकते, क्योंकि वर्कर्स की हर एक जगह क्या है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। अरे वर्कर्स की प्रॉब्लम तो चलो, वो तो वर्कर लगने का तो प्रॉब्लम है ही, अभी तो फिलहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया की। इसके अलावा एटसेट्रा और एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं कुछ। तो मैंने आपको दोनों का जो है वो यहाँ पे समझा दिया। अब क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब समझते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का हमारे पास यहाँ पे मतलब क्या है। मतलब हम जो क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्केल जो है यहाँ पे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास यहाँ पे, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट। अभी नॉमिनल स्केल मेजरमेंट क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी शॉर्टेड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो शॉर्टेड नहीं है और पुट इन एनी ऑर्डर, जिसको हम किसी भी ऑर्डर में पुट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, नोन एज नॉमिनल। मतलब जिसको हम रैंडमली किसी भी चीज को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते, ऑर्डर की फॉर्म में लिखते, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या चीज बनती है यहाँ पे, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट का एग्जांपल बनता है। मतलब हमेशा हर एक चीज ऑर्डर में हो ये चीज जरूरी नहीं है, हाँ, बट कुछ चीजें ऑर्डर में होती हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं। अब आगे देखो अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट बिल्कुल इसका अपोजिट है, ऑर्डिनल स्केल डाटा। तो ऑर्डिनल डाटा फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर होता है, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सप्लिसिटली, और इसको हम अलग अलग मेजर यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑल्सो अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर आपको ऑर्डर का एग्जांपल दूं, तो हमारा जो स्टडी सिस्टम है तो कैसे होता है, पहले हम फर्स्ट क्लास करते हैं, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम 10th में, 11th में, 12th में, फिर कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब ऑर्डर की चीजें हैं। क्या कोई बच्चा बिना 10th करे 12th कर लेगा, नहीं। तो यहाँ पे हम जो है वो किसी भी चीज को बिना ऑर्डर के देख नहीं पाएंगे, बिना ग्रेजुएशन करे आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑर्डर की चीजें हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल स्केल डाटा। लेकिन बहुत सी चीजें हम बिना ऑर्डर के भी करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट, जब चीजें बिना ऑर्डर के हों, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वो आता है इंटरवल स्केल। अब समझते हैं इंटरवल स्केल को। अब इंटरवल स्केल में क्या आया, तो वही जब हम इंटरवल की बात कर लेते हैं कि हम कुछ इंटरवल में वैल्यूज रख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा मतलब एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा विच possesses the property that differences in values, मतलब जहां जो जिसके पास क्या है, कुछ possesses the property differences, मतलब जहां पे कुछ डिफरेंसेस हैं इन वैल्यूज के फॉर्म में, रिप्रेजेंट रियल डिफरेंसेस इन द वेरिएबल, जो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, विद सच वेरिएबल नॉट ओनली वन वैल्यू ग्रेटर देन अदर, जहां पे एक वैल्यू से दूसरे ज्यादा नहीं होती, बट द डिस्टेंसेस बिटवीन स्केल, पर जो डिफरेंस होता है स्केल के बीच में आर द सेम। मतलब फॉर एग्जांपल से यहाँ पे देखो, मैंने 0 से 5 का डिफरेंस लिया, 5 से 10 का लिया, 10 से 15 का लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिफरेंस है ना क्लास इंटरवल के बीच में, इसको हम कहीं ना कहीं इसकी विड्थ भी बोल देते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोल लेते हैं, जो कि सेम है हर एक में, यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, तो ये चीज हो गई। फिर मैं करता यूं सकता था कि 0 से 5 ले लिया, 5 से 15 ले लिया, 15 से 30 ले लिया, तो इस तरीके से जो है मैं डिफरेंसेस को चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि क्लास विड्थ को चेंज भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्लास विड्थ जो है इंटरवल स्केल पे सेम रहती है।
अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट है रेशियो स्केल, जो एक तरह का इंटरवल स्केल का ही भाई है, ये मान लो आप रेशियो स्केल। ठीक है, तो डाटा बिलोंगिंग टू रेशियो स्केल इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो ये भी क्या करता है, एक तरह से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है विद लेबल्स एंड ऑर्डर, लेबल के साथ और ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो एक मिनट बिलोंगिंग टू रेशियो स्केल इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट विद लेबल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, लेबल्स और ऑर्डर्स के साथ वेरिएबल के इवनली स्पेस्ड इंटरवल, यानी कि जहां पे जो स्पेस्ड इंटरवल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, एक तरह से इवनली स्पेस्ड इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज, मतलब यहां पे भी इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, बस वहां पे फर्क क्या होगा, हम यहाँ पे ऑर्डर की बात भी करेंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने इस वाले पॉइंट में ऑर्डर की बात की थी, ऑर्डिनल स्केल डाटा के बारे में, क्या भी हम ऑर्डर्स की बात यहाँ पे करके चलेंगे। और कुछ आएगा यहाँ पे नहीं, और लेबल्स भी प्रोवाइड कर देंगे इनको। तो कुछ चीजें हम जो है वो एक्स्ट्रा कर देते हैं कि ये मान लो आप तरीके से कि ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का रेशियो स्केल। ठीक है, तो ये भी चीज हो गई हमारे पास यहाँ पे। दी स्केल्स हैव अ रियल एब्सोल्यूट जीरो रिप्रेजेंटिंग टोटल अब्सेंस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और कई बार तो इस लेवल के लिए जीरो भी आती है अगर हमें वहां पे कुछ भी चीज शो यहाँ पे नहीं करनी है तो ये हो गया एक तरह का रेशियो स्केल। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आगे समझते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब पॉपुलेशन एंड सैंपल का मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन सैंपल, वहां पे मैंने आपको इसका मतलब समझाया था कि पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या होता है। अब एक बार और समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क होता है। तो पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप स्टेट्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे उससे नहीं है जनसंख्या से कि जनसंख्या कितनी हो रखी है ना। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि स्टेट्स के अंदर आपको जिस भी ग्रुप में डाटा कलेक्ट करना है उस ग्रुप के सारे लोगों को हम पॉपुलेशन कह के चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, स्टेट के हर एक पर्सन की, उस पर्सन की फैमिली में कितने बच्चे हैं, एजुकेशन लेवल कैसा है, इनकम लेवल कैसा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, एक तरह से वो पॉपुलेशन बन जाएगा। यानी कि उस स्टेट के सारे लोग क्या बन जाएंगे, हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएंगे, क्योंकि हमें उस स्टेट के ऊपर सर्वे करना है और वहां पे डाटा कलेक्ट करना है। अब एक वर्ड होता है सैंपल। सैंपल का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है कि जब हम पॉपुलेशन में से कुछ चीजें निकाल देते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है इजीली कर पाए इस चीज को। जैसे मैं समझाता हूं अभी इस चीज को, तो सैंपल का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मैंने एक वेन डायग्राम टाइप बना रखा है, ये सर्कल है, ये है पूरी पॉपुलेशन, इसमें से हमने ये ग्रुप ले लिया सिर्फ सैंपल के तौर पे। ठीक है, ये ग्रुप ले लिया सैंपल के तौर पे, और इसके ऊपर मैं जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा उसको मैं पूरे के लिए क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये चीज हम क्या बोल के चलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल, इसको बोलते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या में से कुछ हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब समझते हैं, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, इट इज एडवाइजेबल टू यूज सैंपल। सैंपल हमें कब यूज करना चाहिए? पहला, जब पॉपुलेशन इज टू लार्ज। अब पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, एक लॉजिक वाली बात है, जब ज्यादा लोग होंगे जिनके ऊपर मुझे सर्वे करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो मेरे को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस डाटा को कलेक्ट करने में। हो सकता है ज्यादा लोग लगाने पड़े, हो सकता है ज्यादा पैसा लगाना पड़े। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना हमें सैंपल मेथड यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द रिसर्च इज टाइम सेंसिटिव। अगर मान लो हमारे पास टाइम कम है तो भी हमें सैंपल मेथड यूज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं कोविड की बात करूं, ठीक है, या फिर कोविड की वैक्सीन, मतलब कोविड के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उस टाइम टाइम सेंसिटिव था, क्योंकि कोविड जो है वो तेजी से फैल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग जो है सैंपल मेथड कुछ चीजों में यूज कर सकते थे, तो वो एक टाइम हो गया। तो द रिसर्च इज टाइम सेंसिटिव, अगर आपके पास टाइम कम है तो भी हमें सैंपल मेथड यूज करना चाहिए, या फिर कभी कभी अगर हमें वक्त बचाना है तो भी हमें सैंपल मेथड का यूज करना चाहिए। तीसरा, डाटा कलेक्शन इज एक्सपेंसिव। अगर डाटा कलेक्शन एक्सपेंसिव है तो भी सैंपल मेथड यूज कर लो, क्योंकि अगर डाटा कॉस्ट सैंपल पे ही हमें एक्सपेंसिव लग रही है, तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन का डाटा ही कलेक्ट करेंगे तो वो हमें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स बनते हैं जिसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि इस केसेस में जो हमें सैंपल मेथड यूज कर लेना चाहिए पॉपुलेशन को छोड़ के। अब बात में सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, उसके टाइप्स होते हैं कुछ, कि हम सैंपल जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो हम इस वीडियो में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अभी चीज आ गई। अब एक बात ये भी आती है कि भैया दोनों के डिफरेंसेस भी हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैंने आप एक टेबल बनाई है छोटी सी कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस
होता है। तो पहले समझते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या आई? तो सेट ऑफ ऑल आइटम्स और ऑब्जर्वेशन, जब हम सारे आइटम्स ले लेंगे, जब हम डाटा कलेक्ट करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, दैट पोजेसेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके पास क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जैसे सपोज करो हम एक गांव के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, तो उस गांव के सारे लोग हम सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे गांव के ऊपर करना है, ठीक है। अब सैंपल में क्या होता है? सबसेट। ये सबसेट आपने सुना होगा, जब आपने क्लास 11th में अगर आपने मैथ होगी, आपने सेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा सबसेट, यानी कि हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये निकाला ना, ये पूरी पॉपुलेशन और ये सैंपल, ये क्या है? इस सैंपल जो है इसका क्या है? सबसेट है। सबसेट या फिर क्या बोल सकते हैं? अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन का पार्ट निकाल लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, जो कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम उसे सैंपल बोल देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई भाई? एक पैरामीटर हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टैट्स का मेथड हो गया। तो यहाँ पे तो चलो हम ओवरऑल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स हो गया। फिर सिंबल क्या होगा? यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या है? बड़ा एन। बड़ा एन क्यों? क्योंकि भाई हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी ही पॉपुलेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सबको ऑब्जर्व करके तब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पॉपुलेशन साइज क्या है? छोटा एन। इसके बाद डाटा कलेक्शन टाइप क्या होगा? सेंसस। आपने सेंसस वर्ड सुना होगा, इसको जनगणना बोलते हैं। जनगणना जो आपको पता है हमारे देश में हर 10 साल में एक बार होती है ना, तो हर 10 साल में एक बार होती है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, देखते हैं आपको जीके की कितनी नॉलेज है। यूं बताओ, पहली जनगणना इंडिया में कब हुई थी? ठीक है, कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है, कि पहली जनगणना इंडिया में कब हुई थी। तो सेंसस आ गया हमारे पास। तो डाटा कलेक्शन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? कि सेंसस, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे, फटाफट जाएंगे गूगल कर लेंगे, वहां से आगे कमेंट कर देंगे, अरे भैया हमें पता है, हमें पता है ना। तो वो चीज देखते हैं। तो डाटा कलेक्शन कितना है हमारे पास यहाँ पे? सेंसस, यानी कि जनगणना। दूसरा हमारे पास क्या होता है? सैंपलिंग। अब बात है भैया, सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? कि देखो इसे सेंसस क्यों बोला? क्योंकि हमें पे सारी पॉपुलेशन के ऊपर, आपको पता होगा कि जनगणना जब भी होती है ना, यानी कि सेंसस जब भी होता है 10 साल में एक बार, उसमें हर एक पॉपुलेशन को, हर एक लोगों से बात की जाती है, सर्वे किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के जरिए। और सैंपलिंग क्या होती है? अपने सिर्फ उसमें से कुछ लोग लिए, उसको डाटा कलेक्ट कर लिया। अब एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या है? रिजल्ट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही आएगा, मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरा इंटेंसिव स्टडी, भाई तगड़ी स्टडी करनी पड़ती है। तगड़ी स्टडी क्यों बोला? क्योंकि डीप स्टडी बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक पर्सन से, हर एक पूरे के पूरे लोगों सबसे बात करके तब वो डाटा कलेक्ट करें, तो यहाँ पे क्या होती है? इंटेंसिव स्टडी होती है। तीसरा सुटेबल फॉर स्मॉल यूनिवर्स। और सुटेबल किसके लिए? स्मॉल यूनिवर्स के लिए, यानी कि मान लो पहले ही साइज जो है वो छोटा है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर जाके सर्वे करना है, तो अपने बहुत इजी है, वो आप कर लोगे इजीली, ठीक है। तो वहां पे आपको सैंपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुटेबल कब होता है? जब स्मॉल यूनिवर्स, यानी कि साइज जो है यूनिवर्स का बहुत छोटा है। दूसरा, पहला हमारे पास क्या है सैंपलिंग में? ये कन्वीनियंट मेथड होता है। कन्वीनियंट क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कम लोगों के सर्वे करना पड़ रहा है, तो मेहनत कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, है ना। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया? लो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। लो कॉस्ट, खर्चा कम से कम आएगा। क्यों? बता ही चुका ना बेबी, टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तीसरा, बेटर एक्यूरेसी इफ सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव। एक्यूरेसी जब बढ़िया होगी जब सैंपल उस पूरे पॉपुलेशन को यहाँ पे क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाइसनेस आ जाए। अभी दिखाऊंगा अगला पॉइंट, देखो डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात तो कर ली, अब डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या है? टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। टाइम तो खर्च होगा भाई, जब इतनी बड़ी जनसंख्या में हम सब वो करेंगे, डाटा निकालेंगे, तो टाइम कंज्यूम होगा। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, तो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली, ठीक है। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, एरर की गलतियां भी यहाँ पे हो सकती हैं। पहला क्या आता है? पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। सबसे बड़ी दिक्कत है सैंपल मेथड की, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक कंपनी में एक पर्सन को भेजा गया ये देखने के लिए कि उस कंपनी का वर्क कंडीशन या फिर वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। वो बंदा गया उस कंपनी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने कि भाई देख के आता हूँ इस कंपनी में काम किस प्रकार से हो रहा है। जब वो इस कंपनी के अंदर गया तो उसने बोला कि मैं सारे वर्कर से बात क्यों करूं, मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं, वो मेरे को पूरे हालात बता देंगे। अब लेकिन सपोज करो कि उस कंपनी का जो भी मैनेजर हो या फिर कोई भी जो अपर पोस्ट पे हो, वो क्या बोल देगा यहाँ पे, जो भी सीनियर हो वो बोल देगा कि भाई आप है ना इन बंदों से बात कर लो। तो अब यहाँ पे दिक्कत किसकी होती है? बायसनेस की। बायस यानी क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी ने उन्हें पैसे दे रखा हो, ठीक है, उन्हें कुछ बात कर ली, उनसे पहले डील कर ली हो कि भाई ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तुम जाके ना ऐसी बातें बोलना कि हाँ कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, एक नंबर का वर्क एनवायरनमेंट है, एसी लगा हुआ है, फुल्ली एसी, ठीक है, मजदूरों को बस 8 घंटे काम करवाया जाता है, बीच में उन्हें मजरने का मौका ही मिलता है ना। तो ऐसी बातें बोल देंगे वो, ठीक है। तो ये दिक्कत क्या होता है? बायस का। लेकिन पता लगे कि अगर हम वहां पे
पॉपुलेशन के अंदर अगर हम सारे वर्कर से बात करते तो वो उल्टा ही बता रहे हैं कुछ कि जी इन्होंने तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं, ठीक है, पूरे दिन हमसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाते हैं, वेजेस उतनी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, या फिर और भी तरीके जो है कुछ दिक्कतें होती हैं हमारे साथ, तो वो सब वो बता सकते हैं। तो पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना सैंपल मेथड की, बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। दूसरा, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपल सेलेक्ट करना भी इतना इजी नहीं होता। आपको पहले समझना सैंपलिंग टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं। आप सबको पता है कि डाटा कलेक्ट करना है तो हो सकता है कि भाई हमें पूरे पॉपुलेशन में करना पड़ जाए, यानी कि जो भी अवेलेबल लोग होंगे, जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं, जो भी लोग अवेलेबल हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कई बार जो है ना ये ऑब्जेक्ट्स ही डाटा बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें से किसी एक हिस्से में भी डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल मेथड बोलते हैं। अब लेकिन बात यह कि भैया सैंपलिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई तो टेक्निक होगी। और हाँ, और इस कंप्लीट चीज के नोट्स ही बन चुके हैं, जिन बच्चों को वो परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके वो ले सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब सैंपलिंग टेक्निक्स की। तो चलो सैंपलिंग टेक्निक समझते हैं। तो पहली बात क्या आई, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। बात ये है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स होती क्या है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जहां पे कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि हर इवेंट के होने के चांसेस इक्वल होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक तरह से एक डाइस उछाला हमने, डाइस को रोल कर दिया, तो डाइस पे बनाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है, 2 आने की भी, 3 आने की भी, 4 आने की भी, 5 आने की भी, 6 आने की भी, है ना। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है ना। ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसे जब सिक्का उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की भी 1/2 होती है। तो ये सब क्या है हमारे, एक तरह से ये होती है प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की, जो हम कोई भी चीज करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की, तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसके जरिए जो भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके आने के चांसेस जो है वो सबके क्या होंगे, इक्वल होंगी, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि 1000 लोगों में से मेरे को 100 लोग उठाने हैं, तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी, है ना। 100 बटे में 1000, 1/10 आने की सबकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हर 10 में से एक बंदा आएगा, तो यानी कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। इसको देखो पढ़ते हैं एक बार। तो इट इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड सैंपलिंग टेक्निक, मतलब ये जो हमारी सैंपलिंग टेक्निक है उनमें से कॉमन जो मेथड यूज है ना वो ये वाला यूज होता है, वेयर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस, जहां पे सबके आने के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन अ सैंपल, मतलब जो सैंपल में सिलेक्टेड लोग होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होगा उसके आने के चांस भी होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस मींस दैट सैंपल सेलेक्टेड आर रैंडम एंड अनबाइस्ड। इसका मतलब क्या है कि हम अनबाइस्ड तरीके से जो है कहीं ना कहीं सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली भी कलेक्ट कर सकते हैं, एंड हेंस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन दीज टाइप। और ये वो क्या बन जाएंगे, हमारे उस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि सपोज करो कि अगर हम मुझे किसी ग्रुप में सर्वे करना था और उस ग्रुप में कितने लोग हैं, हम मान लेते हैं 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लेकिन अब मैं कहूँ यार 1000 लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लोग लगाने पड़ सकते हैं, बहुत कॉस्ट आ जाएगी, तो इसको कैसे इजी कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि हम इसमें से 100 लोगों का सैंपल बना लेते हैं, 100 लोगों का सैंपल बना लेते हैं। तो ये 100 लोग क्या हो जाएंगे, उस 1000 का रिप्रेजेंटेटिव। आज हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। तो इस बात का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो हमारे बिहाफ पे ही फैसले ले रहा है, उनको हम चूज करके लेके आए हैं, ठीक है। वो अलग बात है, वो बाद में हमारी ही नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात आ गई। अब आगे समझते हैं। तो दीज टेक्निक्स आर आल्सो नोन एज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे भाई ने हमारा गवर्नमेंट के ऊपर एक ताना, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स में, ठीक है, जो हमारा इसका एक और नाम है रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, इससे कुछ टाइप होते हैं। अब वो टाइप डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप के हमारे पास। ये पहला क्या आया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब इन 1000 लोगों की भीड़ में जाओ, किसी भी 100 को कह भाई तू बढ़िया लग रहा है तू आजा, तू बढ़िया लग रहा है तू आजा, है ना, 100 लोगों को चूज कर लो। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। दूसरा पार्ट सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब बात ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमें सैंपलिंग तो करनी है लेकिन सिस्टमैटिक वे से, कि बायसनेस ना हो। लेकिन सपोज करो अब अगर मैं 1000 लोगों के पास गया, मैंने अपनी मर्जी के 100 उठा लिए, तो हमें बायसनेस तो हो सकती है ना, जो मेरे को पसंद आ रहे हैं मैं उन लोगों को ले रहा हूँ, बाकी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक रेशियो सेट कर दूं कि भाई मेरे को 100 लोग लेने हैं, 1000 में 100 लोग लेने हैं, तो मैं एक
एक काम कर लेता हूँ, हर 10th पर्सन को ले लेता हूँ, है ना, कि 10वां बंदा आ जाए, फिर 20वां, मैंने कि कुछ नंबर दे दिए मैंने सबको, 1 से लेकर 1000 तक की रैंक दे दी, फिर 10, 20, 30, यानी कि 100 में से 10 बंदे सेट करके मैं यहाँ पे 100 बंदे कर लूंगा। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, यानी कि मैं सेलेक्ट तो कर रहा हूं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, जो उस नंबर पे आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट करता हुआ चला जा रहा हूं, है ना। इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। है तो ये भी रैंडम सैंपलिंग का पार्ट, लेकिन ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग है। यहां तो मैं जिसका मन करता हूं उसको उठा लिया मैंने, ठीक है, वो चीज है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब बात आती है कि भैया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब यहां पे क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ना अलग अलग ग्रुप्स में अपने डाटा को यहाँ पे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो, ठीक है, कि इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्राटा बोलते हैं, यानी कि मान लो जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, और क्या हो सकता है यहाँ पे कास्ट के बेस पे, अलग तरीके से जो है ना हम कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको बांट लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटा, ग्रुप बना लेते हैं। फिर वहां से बंदे जो है हम उठा लेते हैं। सपोज करो कि अगर मान लो वर्क इन्वायरमेंट है, अब वर्क इन्वायरमेंट मतलब मैं कंपनी में सर्वे करने गया, वहां भी 1000 पीपल काम कर रहे हैं, जिसमें से 700 मेल्स हैं, 300 क्या है, फीमेल्स हैं, और मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया वर्क इन्वायरमेंट के लिए। और रैंडमली सपोज करो कि मैंने ज्यादातर जो है मेन सेलेक्ट कर लिए, या फिर सपोज करो किसी ने सारे मेन सेलेक्ट कर लिए, वुमेन को इग्नोर ही कर दिया। तो ऐसा हुआ क्या कि मेन के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, उनके वर्किंग कंडीशन में जो दिक्कतें हैं वो तो सामने आ जाएंगी, क्या फीमेल की वर्किंग कंडीशन, वुमेन की वर्किंग कंडीशन सामने आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए हम जो है ना वो यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कि भाई पहले आप ग्रुप्स को जिस भी हिसाब से तोड़ सकते हो पहले तोड़ लो, और सब में से बंदे उठाओ, ताकि बातचीत जो है ना वो सबके बारे में हो पाए। मतलब हो सकता है ना कि भाई एक ही सोसाइटी में अलग तरह के लोग रह रहे हो, अमीर रह रहे हो, गरीब रह रहे हो, ठीक है, कुछ मिडिल क्लास में रह रहे हो, और सबको अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो सबका अगर डाटा हमें कलेक्ट करना है और अच्छे तरीके से करना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तो हम सब में से लोग लेने पड़ेंगे। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें डिफाइन नहीं किया है, नोट्स में डिफाइन कर दिया है, बाकी आप बुक पढ़ोगे, बुक में भी इसे डिफाइन कर रखा है, अच्छे से समझ आना, मैं भी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा मैं अब मैंने थोड़ा सा लिखना कम कर दिया है, कि हर एक चीज को लिखने से अच्छा है कि मैं कुछ चीजें जो है ना बोल बोल के एक्सप्लेन कर दूं, बाकी तो आप बुक वगैरह रीड करके पढ़ सकते हो, नोट्स वगैरह रीड करके पढ़ सकते हो। अब आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग की, सपोज करो यहाँ पे तो 1000 लोगों का एग्जांपल दिया, लेकिन लोग हो इतने 1 लाख। अब भाई 1 लाख लोग आ गए, जब मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख लोग आ गए, अब 1 लाख में से मैं क्या करूंगा भाई, पहले 1 लाख में से, अब इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, कि पहले मैंने 1 लाख में से सिर्फ 10,000 निकाल लिए। अब भाई 1 लाख डाटा कलेक्ट करना भी इजी नहीं था, बहुत सारे लोग लगते, बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत ज्यादा पैसा लगता, तो मैंने कहा 10,000 चूज कर लिया। फिर मैंने देखा 10,000 की सेम बात है, बहुत लोग लग रहे हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सी दिक्कत हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें से भी 1000 निकाल लेते हैं, 10,000 में से भी 1000 हम इसके ऊपर चूज कर देंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि इस पे भी कॉस्ट तो लग रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, और टाइम कम है मेरे पास, तो मैं 1000 में से सिर्फ 100 पे कलेक्ट कर लूंगा। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, है ना, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, की मैं बार बार छाटे हुए लोगों में से और लोग छाट रहा हूं, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। तो ये तो हमारे चारों हो गए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का पार्ट, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। अभी सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में सारे पर्सन के आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल थी, यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। तो अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस, यानी कि जो हर एक यूनिट है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल चांस नहीं है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन अ सैंपल, कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो पाए। दैट इज सैंपल्स आर नॉट रैंडम, सैंपल क्या है, रैंडम नहीं है आपकी बात। दे मे बी बायस्ड, वो बायस्ड भी हो सकते हैं, एंड मे नॉट बी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एक्यूरेटली, हो सकता है वो पॉपुलेशन को एक्यूरेटली यहाँ पे डिफाइन भी ना कर पाए, डाटा गलत भी हो जाए, क्योंकि ये किसके बेस पे है, नॉन रैंडम सैंपलिंग के ऊपर है, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी हम जो है वो इसे कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो मतलब ये यूज किया जाता है। अब इसके यूज देखते हैं। कॉमनली यूज्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स आर, कौन कौन से ऐसी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। पहला क्या आया, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस यानी कि जहां से डाटा कलेक्ट करना मेरे लिए कन्वीनियंट है, वह मैं वहां जाकर डाटा कलेक्ट कर लूंगा, है ना। मान लो मुझे कोई डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और मुझे कहीं से इजी सोर्स मिल गया मेरे आसपास, सपोज करो मुझे कॉलेज के बच्चे के ऊपर अंडर ग्रेजुएट की जो हालत है वो जाननी है, तो मेरे को आसपास अगर कॉलेज मिल गया तो मैं वहां पे जाके वो डाटा कलेक्ट कर लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है कुछ दूसरे कॉलेज में जाने की। तो वही चीज यहाँ पे है
Convenient sampling. It refers to sampling technique in which a researcher collects the data from convenient sources. कि भाई convenient sources से जो है हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, यानी कि जो मुझे इजी लगा, जो मुझे लगा कि मैं इजीली कर लूंगा वहां से, मैं वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया, है ना। तो अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। पता है क्या इसमें, इसको हम क्यों बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि भाई कॉलेज हो सकता है कि किसी एक लोकेशन पे है, वो लोकेशन अच्छी है, तो वहाँ कॉलेज की हालत अच्छी हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती हो, उनका जो बाकी चीजें है, जो बाकी फैसिलिटीज है वो अच्छी तरीके से मिलती हो सकता है कोई कॉलेज बेकार हो, ठीक है, मतलब है ड्यू का पार्टी पर बेकार लोकेशन पे बेकार जगह हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती हो, नई फैसिलिटीज ना मिलती हो, प्रॉपर एजुकेशन ना मिलती हो, ठीक है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आप लोग खुद ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, है ना। तो चलो आगे देखते हैं हम दूसरा। पता लगे मैं किसी ने कॉलेज का मैंने नाम ले दिया, बच्चे बोलेंगे कि भैया आप इस कॉलेज को बढ़िया बता रहे हो, इसको बेकार बता रहे हो, है ना। बढ़िया पता ही है सबको नाम, जो टॉप के साउथ कैंपस के कॉलेज हैं, चाहे वो हंसराज है, ठीक है, SRCC है, तो ऐसे बहुत से कॉलेज जो अच्छे हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। अब पढ़ते हैं जजमेंट सैम्पलिंग की। जजमेंट यानी कि जब लोग अपनी जजमेंट के बेस पे, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं, तो रिसर्चर सेलेक्ट अ सैंपल बेस्ड ऑन हर ओन जजमेंट, अपनी जजमेंट के हिसाब से, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब अपने हिसाब से इंडिविजुअल्स की कैरेक्टर की बेस्ड पे हम जब सिलेक्शन करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग। मतलब अगर आप कहीं पे गए, आपको कहीं पे डाटा सर्वे करना है, ठीक है, और आप वहां पे जजमेंट के बेस पे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जज कर सकते हो, सपोज करो कि आपको ना ब्लाइंड लोगों के लिए जो है सर्वे करना है, यानी कि जिनके पास जो है आंखें नहीं होती हैं, उनके ऊपर सर्वे करना है आपको, किसी तरह का, उन्हें किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग गए, तो आपके अंदर इतनी अकल तो है ना, आपको तो पता लग जाएगा ना कि भाई कौन सा पर्सन देख सकता है, कौन सा पर्सन नहीं देख सकता, है ना। तो आप वैसी जगह जाओगे जहाँ पे वैसे लोग रहते हों, ठीक है, या फिर वैसी सोसाइटीज हो, या फिर हो सकता है कि वैसे कुछ और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे वैसे लोग रहते हो, तो वहां जाके सर्वे कर सकते हो। यानी कि ये क्या है, हमारी जजमेंट के बेस पे है, हम जज कर पा रहे हैं कि कौन पर्सन जो है वो कैपेबल है देखने में, और कौन सा पर्सन कैपेबल है ना देखने में, मतलब कैपेबल नहीं है देखने में, ठीक है, वो चीज। तीसरा क्या आता है, स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो एट टाइम्स इट इज अ डिफिकल्ट टू लोकेट एप्रोप्रिएट टारगेट ग्रुप, मतलब कई बार क्या होता है, हम जो है वो टारगेट ग्रुप तक पहुंचने में, मतलब हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते, हम टारगेट ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते फॉर अ स्टडी, किसी भी स्टडी के लिए। मतलब सपोज करो कि आपको किसी चीज के ऊपर किसी कॉलेज से, स्कूल से प्रोजेक्ट मिल गया सर्वे करने के लिए, और आप उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा वो डाटा, नहीं मिल रहा वो रिसोर्स जिसके जरिए आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो इन सच केसेस स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक्स में भी यूज्ड। इस केस में स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, यानी कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं, यानी कि जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, फिर वो जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम जाओ, तुम वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कलेक्ट करके लेके आओ। तो दिस जनरली यूज्ड इन सोशल साइंस की रिसर्च। ये जनरली कब होता है, जब हम सोशल साइंस के किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अंडर स्नोबॉल सैंपलिंग, देखो अब बताता हूँ स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है। एग्जिस्टिंग रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई और सजेस्ट अदर इंडिविजुअल्स। जहाँ पे कोई बोला जाता है, इनसे पूछा जाता है कि तुम बताओ भाई कि ऐसे आइडेंटिफाई करो और सजेस्ट करो ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हु आर वेल सूटेड फॉर रिसर्च, जो इस रिसर्च को इजीली कर सकते हैं, जिनके पास तो नॉलेज है या फिर नॉलेज नहीं है तो गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो बेस्ड ऑन रेफरेंसेस सैंपल साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग जस्ट लाइक अ स्नोबॉल। जिसकी वजह से जो है ना, जो सैंपल साइज लगातार बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये स्नोबॉल की तरह हम पास ऑन करते रहते हैं, है ना, अपने रेफरेंसेस के हिसाब से। तो ये तो हो गई मेन कहानी खत्म किस चीज की, कि सैंपलिंग टेक्निक्स है कौन कौन सी। पहली थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, दूसरी थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, और दोनों के हमने टाइप्स में डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, यानी कि ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहले समझते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब ये क्या होता है, डिस्क्राइब डाटा, हमें डाटा को डिस्क्राइब करना है, डाटा के बारे में बताना है। तो इट रेफर्स टू डिफरेंट टेक्निक्स, ये डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करता है। ऑफ समराइजिंग, जहां पे हम समराइज करते हैं डाटा को, एंड डिस्प्लेइंग डाटा को डिस्प्ले करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि इंटरप्रेट करते हैं सामने वाले को, ताकि सामने वाले के लिए वो डाटा पढ़ना ईजी हो जाए, उसे समझ में आ जाए। दिस इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग, इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आता है कि भाई हम किस तरीके से डाटा को दिखा रहे हैं, कम्युनिकेटिंग द पैटर्न्स इन द डाटा और कन्वेइंग द समरी ऑफ द डाटा।
डाटा थ्रू ग्राफ्स, ग्राफ के थ्रू, ठीक है, टेबल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू, सिंपल चार्ट्स के थ्रू। यानी कि हम जो है उस पर्सन को समझाते हैं हमने डाटा जो है वो किस तरीके से कलेक्ट किया है, उसके कम्युनिकेट करते हैं कि कौन से पैटर्न्स यूज किए गए हैं, यही नहीं कौन सा ग्राफ यूज किया है, मतलब हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, टेबल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सिंपल चार्ट्स, ये सब चीजों के हेल्प से समझाते हैं कि हमने डाटा जो है वो किस बेस पर कैसे कलेक्ट किया है। कैलकुलेटिंग द मेजर्स, यही नहीं हम मेजर भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, मीन निकालना सीखा था आपने, सीखा था नहीं सीखा था, नहीं सीखा था, कोई दिक्कत नहीं है, इस सीरीज में सीख लोगे, है ना। बचपन में तो सीखा नहीं था आप लोगों ने, क्योंकि सीखना पड़ता है सब किसी को, कुछ लोग पहले सीख लेते हैं, कुछ लोग बाद में सीख लेते हैं, है ना। तो मीन सीखेंगे, मीडियन, ठीक है, एंड द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी सच एज रेंज हो गया, रेंज निकालना सीखना पड़ेगा, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, अलोंग विद क्रिएशन ऑफ हिस्टोग्राम। यहाँ पे हम हिस्टोग्राम को क्रिएशन करने की बात भी करते हैं, बार चार्ट की बात करते हैं, फिर बार ग्राफ की बात करते हैं, डॉट प्लॉट्स की बात करते हैं, constitute to descriptive statistics। तो descriptive statistics कैन नॉट बी यूज्ड, अब ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट हाइड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड, इसको हम यूज नहीं करते जनरल एस्टिमेट्स के लिए या फिर प्रेडिक्शंस के लिए, मतलब ना तो आप इससे एस्टिमेशन करोगे ना ही आप इससे प्रेडिक्शन करोगे। तो इससे आधे बच्चों को तो समझ में आ गया कि अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यूज नहीं कर सकते हम एस्टिमेट करने के लिए या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैट्स यूज होगा। ये बात तो क्लियर है, तो चलो वो भी पढ़ लेते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट, बताया था ना ऊपर ही, इसका काम क्या होगा, प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना एंड मेक अदर जनरलाइज्ड अप्रोक्सीमेशन। यही नहीं, ये अप्रोक्सीमेशंस भी बनाएगा बेस्ड ऑन डाटा, डाटा के बेस पे, यानी कि हम यहाँ पे एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं डाटा के बेस पे। इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन सैंपल डाटा, जो किसके ऊपर बेस्ड है, सैंपल डाटा के ऊपर बेस्ड है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। और यही नहीं, कंक्लूजन निकालने में हमारी हेल्प करेगा। भाई डाटा हम कलेक्ट किस लिए करते हैं, या तो फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए, या एस्टिमेशन के लिए, या फिर कंक्लूजन के लिए कि क्या रिजल्ट रहा हमारे पास उस डाटा को कलेक्ट करने का, एंड जनरलाइज रिजल्ट ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर द टू एग्जांपल्स, ठीक है। और यही नहीं, उस रिजल्ट को लार्जर पॉपुलेशन तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो पार्ट है, एग्जांपल है किसका, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, और रिग्रेशन एनालिसिस। और दोनों ही स्टैट्स के बिल्कुल तगड़े टॉपिक है, तगड़े कंसेप्ट है, और तगड़े न्यूमेरिकल आते हैं दोनों के ऊपर, है ना। तो रिग्रेशन एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये दो हमारे एग्जांपल हुए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, और यहीं से हमारा कंसेप्ट होता है यहाँ पे खत्म, चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। किसी भी प्रकार का सजेशन हो, कोई भी दिक्कत लगे ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको आने वाली वीडियोस में सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चैप्टर 1 यहीं तक था, 3 वीडियोस में चैप्टर खत्म कर दिया है। ऑलमोस्ट 11 चैप्टर हैं इस सीरीज के अंदर, अगर 11 चैप्टर हैं तो आप 3 वीडियो मान लो तो 33 वीडियो, यानी कि 35 के आसपास वीडियोस जो है इस सीरीज के अंदर जरूर बनेंगी, ठीक है। और कंपाइल वीडियोस मिला के मेरे से 40 के आसपास पहुंच जाएंगी, क्योंकि अब मैंने एक चीज बढ़िया की है कि अब तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा था, अब काफी बच्चों को पसंद है कि भाई क्यों सारी वीडियोस बना रहे हो, आप चैप्टर वाइज वीडियो बना लो। तो अब तो ये मतलब 3 वीडियो चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसमें से जो भी टॉपिक्स ऐसे होंगे ना, या फिर जो ये बातें ऐसी होंगी जो मैं हटा सकता हूं, तो उसको मैं एडिटिंग में हटा के इस पूरे चैप्टर को एक कंपाइल वीडियो में डाल दूंगा। तो जिन बच्चों को सिर्फ एक वीडियो में चैप्टर देखना है तो वो भी देख सकता है, उसे भी दिक्कत नहीं आएगी। और कल को अगर वन शॉट भी चाहिए तो उसकी भी चिंता मत कर देना, पूरी सीरीज की वन शॉट भी आ जाएगी, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा आपका भाई। अब जिसको जो उतारना उतार लो, मैं बोर्ड के सामने से।